अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। आज जी हमें इंडिया से ज्वाइन किया है एम्बेसडर विष्णु प्रकाश जी ने, जो कि हमारे साथ अक्सर डिबेट्स में होते हैं और बहुत अच्छा लगता है सर को सुनकर और बहुत कुछ सीखने के लिए भी मिलता है। थैंक यू सो मच सर कि आज आपने ज्वाइन किया। सो थैंकफुल। बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बातचीत करके। थैंक यू सलाम सर। अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, सीज फायर हुआ है काफी टाइम के बाद इंडिया पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि फायरिंग ना हो एलओसी के ऊपर, जिससे वहां पे जो लोग रहते हैं, जो सिविलियंस वहां रहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन साथ ही सर क्या समझते हैं आपके दोनों कंट्रीज एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कर सकेंगी या कहीं ना कहीं लैक ऑफ ट्रस्ट है, और किस तरह से ये चीजें लेकर ये चल सकते हैं आपके हिसाब से? जहाँ तक भारत और पाकिस्तान का सवाल है, अगर एक दिन भी शांति से निकल जाए, मुझे लगता है वही बहुत अच्छा है। 2 दिन निकल जाए तो दुगना अच्छा है। जितने दिन भी, हफ्ते, महीने, जितने दिन भी, देखिए, हकीकत यह है कि ये बड़े अफसोस की बात है कि जब से हम लोग आज़ाद हुए हैं और बंटवारा हुआ है, तब से हमारा शांति का माहौल रहा नहीं है। और ये किसी के फायदे में नहीं है। पर फिर जो भी पॉलिटिक्स है, जैसा भी है, तो ये जो सीज फायर हुआ है दोबारा से, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि जो लोग एलओसी के दोनों तरफ, जैसे आप कह रही हैं, रह रहे थे, उनको काफी मुश्किल हो रही थी, जाने जा रही थी, और बेकार जाने जा रही थी जिनकी कोई जरूरत नहीं है। एलओसी के एक फायरिंग होने में का कोई तुक नहीं है। मुझे बिल्कुल नहीं समझ आता कि क्या हासिल होता है उससे, पर खैर। तो जो हुआ है बहुत अच्छा अभी तक हुआ है एलओसी में। जब से 25 फरवरी के बाद अभी तक शांति है, बहुत अच्छी बात है। जहां तक ट्रस्ट का सवाल है, हमारी कुछ तारीख ही ऐसी है कि ट्रस्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप हम पे, पाकिस्तान हम पे नहीं कर सकता, हम पाकिस्तान पे नहीं कर सकते। पर आंखें तो खुली रखनी पड़ेंगी। अपना अपना गार्ड, जैसे कहते हैं अंग्रेजी में, यू कैन नॉट लेट योर गार्ड डाउन। उसके साथ साथ अगर उम्मीद बनती है, अगर मौका मिलता है अमन और शांति का, तो उसको बिल्कुल कोशिश करनी पड़ेगी, करना चाहिए। और जो हिंदुस्तान तो करने को तैयार है। सर फिर भी हिंदुस्तान में भी बहुत से लोग ऐसे हैं और पाकिस्तान में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ पे बिलीव नहीं रखते, और उनका मानना ये है कि कश्मीर का इशू जब तक सॉल्व नहीं होता तो पाकिस्तान और भारत जो है वो आराम, दोस्ती तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन फिर भी ये कि एक दूसरे से लड़े बगैर नहीं रह सकते। एक दूसरे के ऊपर नेगेटिव कमेंट्स जो बहुत किए जाते हैं उसके बगैर नहीं गुजारा हो सकता। तो आपको लगता है कि कश्मीर एक ऐसा इशू है अभी भी, जबकि आपके यहाँ तो कहा जाता है कि जी वो तो खत्म हो गया, हमने तो 370 हटा दी, सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं मानता। पाकिस्तान गवर्नमेंट और पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट हमेशा यही कहती है कि हम कश्मीर के साथ खड़े हैं। तो फिर कैसे ये सब कुछ पॉसिबल होगा? अ, मैं अगर बिल्कुल फ्रैंकली बोलूं, हम्म। तो जब तक पाकिस्तान में कश्मीर का मुद्दा उठाते रहेंगे और इसका एक पॉलिटिसाइज करते रहेंगे, आपका आपको कोई रोक नहीं सकता। आप एक बहुत बड़े मुल्क हैं, आप आज़ाद मुल्क हैं, आपकी पॉलिसीज पे आपका कंट्रोल है। पर जो मेरा पक्ष है, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ये है कि इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। क्योंकि देखिए, हकीकत है, जो भी कड़वी बात है, पर आप हमसे कोई भी कश्मीर जबरदस्ती ले नहीं सकती हैं, कोई कोई अंश भी नहीं ले सकती हैं। हमारे पास इतनी ताकत है कि हम अपनी जो टेरिटरी है उसको प्रोटेक्ट कर पाए। अब आपने शुरू से एक बनाया हुआ है कि हम तो इस्लाम के नुमाइंदे हैं। दो टू नेशन थ्योरी बनाई हुई है आपने। मैं शायद बाद में शो में, अगर मौका हुआ तो मैं और भी चर्चा करूंगा कि आपने क्या, किस तरह की
आपकी टेक्स्ट बुक्स में, आपकी नरेटिव में किस तरह की इमेजिनरी, मैं कहूँगा, माफ कीजिएगा मुझे कहने से, इमेजिनरी चीजें कही जाती हैं, तो आपको कोई रोक नहीं सकता, पर उसका फायदा नहीं है। आपको कश्मीर, जो जम्मू एंड कश्मीर है, वो हमारा हिस्सा है, हमारे देश का हिस्सा है। हमको जो हमारी समझ है उसके हिसाब से कानून तौर पे हमारा है, और हम उसको प्रोटेक्ट करना जानते हैं। तो अगर आपके लोग हुक्मरान वो कश्मीर का लाभ लगाते रहेंगे तो लगाते रहें, उसमें कोई फायदा नहीं होने वाला। ये जब तक छोड़ेंगे नहीं जुनून, जुनून है ये एक तरह से, और तो तब तक कुछ निकलेगा नहीं। वही मैं भी कह रही हूँ सर कि इसके चलते जो है ये सीज फायर या ये दोस्ती या ये पीस का प्रोसेस कितना दूर तक आप जाता देखते हैं। बाकी ये कि सर आप जो कहना चाहते हैं प्लीज आप बिल्कुल आराम से कह सकते हैं, और आप जो बात कहेंगे वो उसी तरीके से लोगों तक जाएगी। बिल्कुल मैं कोई एडिट वेडिट कुछ भी नहीं किया करती। लेकिन एक चीज और सर मैं आपसे पूछना चाहूंगी सीखने के लिए कि पाकिस्तान के ऊपर टेररिज्म का एलिगेशन अक्सर भारत की तरफ से लगता है। तो सर ये कब से ये चीज शुरू हुई? क्योंकि एज लॉन्ग आई रिमेम्बर तो पहले तो ऐसी बात नहीं हुआ करती थी। ठीक है, पाकिस्तान भारत के रिलेशंस अच्छे नहीं थे, लेकिन ये टेररिज्म वाला फैक्टर जो है ये आपके हिसाब से ये कब से शुरू हुआ कि पाकिस्तान के ऊपर ये एलिगेशंस लगाई जाए? और अब जैसे आप देख भी रहे हैं कि हम FATF में हैं, और उसमें भी पाकिस्तान ये कहता है कि भारत ने हमें जो है वो वहां पर कर रखा है क्योंकि उनके टर्म्स अच्छे हैं, उनकी इकोनॉमी अच्छी है, बिजनेस दे रहे हैं वो यूरोप अमेरिका को। तो इसमें आप क्या कहेंगे? एलिगेशंस तो नहीं है, हकीकत है, सारी दुनिया जानती है, और आप लोग भी जानते हैं। अब अगर आंखें बंद की हुई हैं तो मेरा दोबारा ये कहना है कि वो आपकी प्रेरोगेटिव है, आंखें बंद करना या आंखें खुली रखना। आपके देश में भी टेररिज्म का बहुत असर हो रहा है। आपको भी पता है क्या वारदातें होती हैं, सेक्टेरियन वायलेंस होती है, काफी होता है। आपने खुद उसके बारे में चर्चा की है, आपके शो मैंने कुछ देखे हैं, आपने लिखा भी है। और ये इस वक्त हालात ये हैं कि कहा जाता है कि 80% जो दुनिया भर में टेररिस्ट वारदात होती है, एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान का लिंक होता है कि वो कहीं पाकिस्तान से मोटिवेटेड होते हैं, कोई ट्रेंड होते हैं। तो ये आपकी इमेज है, और उसमें कितनी रियलिटी है वो आपके लोग जानते हैं। शुरुआत हुई थी लेट 70s में, जब पंजाब में कुछ एलिमेंट्स थे जो कि खालिस्तानी आवाज उठानी शुरू कर दी थी। तो वो जो सपोर्ट थी खालिस्तानियों को, वो पाकिस्तान से मिली थी, ट्रेनिंग मिली थी, और अभी भी कुछ खालिस्तान कमांडो फोर्स के लोग हैं जो पाकिस्तान में समझा जाता है कि हैं। तो ये चलता रहा। उसके बाद फिर आप लोगों का ध्यान जब पंजाब का मसला हल हो गया, तो फिर आप लोगों का ध्यान आप कश्मीर की तरफ चल पड़ा। तो काफी एक्सपीरियंस है जो आपके हुक्मरान जो कर रहे हैं, बहुत सालों से चल रहा है। और अब ये हुआ है कि जब से आपके लोग बहुत बार कहते हैं कि देखिए हमारे भी कितना नुकसान हुआ है, बिल्कुल हुआ है आपका नुकसान, पर फर्क ये है कि जैसे हिलरी क्लिंटन ने कहा था कि आपके बैकयार्ड पे, उन्होंने कहा था कि दे आर नर्चरिंग स्नेक्स इन देयर बैकयार्ड। तो जब सांप आपके बैकयार्ड पे अगर पाले जा रहे हैं, तो अफसोस की बात है कि वो डसेंगे सबको। तो आपका अब ये हो गया कि गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट का हो गया है फर्क, कि जो पाकिस्तान के खिलाफ बंदूक उठाते हैं उनको तो आपने तकरीबन न्यूट्रलाइज कर दिया है, जो भारत के खिलाफ उठाते हैं उनको सपोर्ट की जाती है। तो ये आमतौर पे धारणा है, जिसका जो मुझे समझ है, और जो मैं पाकिस्तान में पोस्टिंग भी कर चुका हूँ और जानता भी हूँ कि ये मेरी भी मान्यता है बिल्कुल।
सर गुड टेररिस्ट बैड टेररिस्ट नहीं सर, वो गुड तालिबान और बैड तालिबान यहाँ पे बोला जाता है। आई डोंट नो उसकी भी क्या डेफिनेशन है, लेकिन सर आप यहाँ पे रह भी चुके हैं पाकिस्तान में, तो उस वक्त आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपको क्या लगा कि लोग जो हैं वो किस माइंडसेट के हैं? क्या भारत के खिलाफ हैं, या उसी तरह के लोग लगे आपको जैसे कि इंडिया में होते हैं? 85% लोग किसी भी देश में वही होते हैं, उनकी वही एस्पिरेशंस होती हैं। 85, 90, 95% कोई फर्क नहीं होता। मैंने 11 कंट्रीज में पोस्टिंग की है, दुनिया भर घूमा, कहीं फर्क नहीं होता। आम जो मेजॉरिटी है, ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी को तो अपनी रोटी कपड़ा मकान जिसकी कहते हैं चिंता है, तो वो और वो मैंने भी जितना भी मुझे ट्रैवल करने दिया गया पाकिस्तान में, मैंने भी यही देखा। पर ये अब आपका देश बहुत बड़ा देश है, आपके 22-23 करोड़ की आबादी है। एक बार जनरल मुशर्रफ जब पावर में थे तो उन्होंने कहा था कि देखिए साहब, 85% हमारे लोग शांति, अमन और शांति चाहते हैं। मैं बड़ी इज्जत के साथ कहना चाहूंगा कि जनरल साहब गलत थे। तब भी मैंने कहा कि आपके 85% नहीं, मैं कहूंगा कि 99% अमन शांति चाहते हैं। 99% क्यों नहीं चाहेंगे? पर अगर 1% देखें, 1%, तो उसका क्या मतलब हुआ? कितने हुए 1%? 1% भी अगर आप देखें तो तकरीबन 20 लाख लोग हो गए, 22 लाख लोग हो गए। 22 लाख! तो आपका देश बड़ा है, और इस चक्कर में जो आतंकवादी हैं, जिनको हम कहते हैं, जो आप जो भी उनको कहती हैं, तो उनकी तादाद इतनी ज्यादा है, जो कि आपके अब हजारों मदरसाज हैं। 95% मदरसाज अच्छा काम करते हैं, क्यों नहीं करेंगे? अवाम के लिए हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। और कुछ मदरसाज आप भी जानती हैं जो कि बड़े एक्सट्रीमिस्ट मदरसाज हैं, तो वहां वो ट्रेनिंग ही ये मिल रही है। और जब लोग तैयार हैं शहादत के लिए कि साहब हम तो ऊपर जाएंगे और वहां हमारे लिए तो एक जन्नत है, अब आप जन्नत की तैयारी करेंगे तो जन्नत ही मिलेगी आपको। नहीं सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ये कोई 50% से ज्यादा जो जो मदारिस हैं वो बिल्कुल वो गलत टीचिंग कर रहे हैं, और वो गलत बच्चों को सिखा रहे हैं, और बड़ा ग्लोरीफाई करके बताया जाता है कि शहादत लेनी है और जन्नत में जाना है, या कि किसी को मार देना है। इस चीज से तो बिल्कुल मैं इनकार नहीं कर सकती। सर एक चीज और, आपने आपके पहले रिप्लाई में आपने कहा कि खालिस्तान की आपने बात की। तो सर खालिस्तान का जहां तक मुझे पता है, मे बी आई एम रॉन्ग, बेनजीर भुट्टो जो प्राइम मिनिस्टर थी हमारी, उन्होंने एक लिस्ट दी थी उस वक्त के इंडियन प्राइम मिनिस्टर को, और राजीव गांधी थे उस टाइम पे, तो उनके अगेंस्ट तो बहुत से लोग खड़े भी हो गए थे। बहुत सी सिख कम्युनिटी ने कहा था हम छोड़ेंगे नहीं बेनजीर को, कि उन्होंने इस तरह से लिस्ट दे दी है। तो सर उससे तो ये इंप्रेशन मिलता है कि पाकिस्तान ने वो चीज होने से रोकी, पाकिस्तान ने एक तरह की मदद की कि वो मोमेंट ना चल पाए खालिस्तान की। तो लेकिन अब पाकिस्तान को ब्लेम किया जाता है कि हम खालिस्तान बनाना चाहते हैं, या हम उस तरह की कोई एक्टिविटीज में हिस्सा लेते हैं या सपोर्ट करते हैं, वट एवर। तो आप इसको कैसे देखते हैं? मुझे बाय द वे, मैं 9/11 के दौरान 2001 में इंडिया में पाकिस्तान में था। तो जो जो दौरान था आगरा समिट का, 9/11 जब हुआ, अफगानिस्तान में शुरू हुआ, हमारी पार्लियामेंट पे अटैक हुआ उस दौरान में। और मैं उसके बाद दोनों सरकारों ने, या भारत सरकार ने अपना आधे ऑफिसर्स वापस ले लिए थे, तो मैं साल भर ही टिक पाया। पर मुझे अभी तक याद है कि 2004 की बात है या 5 की बात है, मैं भूल रहा हूँ। जनरल मुशर्रफ व्हाइट हाउस में थे और रोज गार्डन में प्रेसिडेंट बुश के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो उनसे पूछा गया ओसामा बिन लादेन के बारे में, और आप चेक कर लीजिए, जो भी मैं कहता हूँ वो आप 100% चेक कर लीजिए। तो उनको पूछा गया कि ओसामा बिन लादेन के बारे में, तो उन्होंने ये कहा कि देखिए, मैं जो जैसे ये
it's just a fact that I am standing here, which is a fact. I can say with 100% confidence that Osama bin Laden is not in Pakistan. मैं कई उदाहरण दे सकता हूँ. तो मुश्किल ये है कि आपके जो कहा जाता है और किया जाता है उसमें जमीन आसमान का फर्क है. और जहां तक खालिस्तानियों को सपोर्ट की बात है, उसका काफी डॉक्यूमेंटेशन है, काफी डिटेलिंग है. ना केवल इंडिया पर दुनिया भर को के पास प्रूफ है कि वो क्या किया गया था, क्या नहीं हुआ था. तो अगर आप मुझे 1 मिनट दें तो मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं कि आपकी जो नैरेटिव है वो किस तरह की है. जो कहा जाता है और उस जो किया जाता है वो किस तरह का है. अब देखिए, आप भी जानती हैं शायद कि 1971 में क्या हुआ था. किस तरह ईस्ट पाकिस्तान जिसको कहा जाता था वो और बांग्लादेश बना. आप भी शायद जानती हैं, आप तो काफी पढ़ती हैं, देखती हैं कि इलेक्शंस हुए थे, मुजीबुर रहमान की पार्टी की विक्ट्री हुई थी और वो एक्सेप्ट नहीं हुई थी. तो अच्छा, अब टाइम आपके डॉन का मैं रेफरेंस दे रहा हूँ. डॉन में जो आपका अखबार है, उसमें एक आर्टिकल था, व्हाट इज द मोस्ट ब्लेटेंट लाई टॉट थ्रू पाकिस्तान टेक्स्ट बुक्स, पाकिस्तान की टेक्स्ट बुक्स में. और उसमें जिक्र किया हुआ है कि किस तरह से ये पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की किताब है जो कि सेकेंडरी क्लासेस में पढ़ाई जाती थी, अब है कि नहीं मालूम नहीं, कि उन्होंने बताया कि किस तरह से ईस्ट पाकिस्तान अलग हुआ. और लिखा है कि देयर वर अ लार्ज नंबर ऑफ हिंदूज इन ईस्ट पाकिस्तान. they never truly accepted Pakistan. A large number of them were teachers in schools and colleges. They continue creating a negative impression among students. The Hindus sent a substantial part of their earnings to Bharat, thus adversely affecting the economy of the province. Hindu थे, अध्यापक, टीचर थे, उन्होंने सारा कुछ उल्टा सीधा बताया और बांग्लादेश की जो धन दौलत है वो निकाल के इंडिया भेजते रहे. Some political leaders encouraged provincialism for selfish gains, etc., etc. तो अब अगर इस तरह का एक इमेजिनरी सिनारियो हर जगह पे क्रिएट किया जाएगा तो तब तो मुश्किल हो जाती है. देखिए, मैं प्रैक्टिकली बात करता हूँ. मैं रियल पॉलिटिक्स समझता हूँ. मैं समझता हूँ कि हिस्ट्री क्या चीज है. आखिरकार अगर आप इतिहास देखें, तारीख देखें, तो क्या है. हिस्ट्री इज द वर्जन ऑफ द स्टोरी दैट a victorious party describes. It is the version of the victor. जो भी जीत गया, वो अगर जंग में, कॉन्टेस्टेशन में जो भी उभर गया, तो वो अपना तरफ से कहानी सुनाएगा और मैं अपनी आंखों में तो हीरो हूं ही हूं. मैं क्यों कहूंगा कि विष्णु प्रकाश से कोई गलती हो सकती है? बिल्कुल नहीं होगी. तो वो तो सब करते हैं, सब वो इतिहास जो लिखा जाता है वो पर कहीं ना कहीं कुछ एलिमेंट्स तो हो जो हकीकत हो. तो आटे में नमक पड़ जाता है, पर नमक में अगर आटा डालेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा. जी सर, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. पाकिस्तान में जो टेक्स्ट बुक्स अभी तक है, बल्कि उसमें हिस्ट्री गलत ही पढ़ाई जा रही है. ये तो अब ये हुआ है कि जब से ये सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल्स और इस तरह के जो आप जैसे लोग आ रहे हैं और हिस्ट्री हमें बता रहे हैं, तो उससे बहुत से लोगों ने अब हिस्ट्री को ठीक समझा है. पहले हमें तो ये बताया गया था कि इंडिया ने सारी साजिश की थी और उसकी वजह से बांग्लादेश हमसे अलग हो गया. अब हमारे लोगों ने बताना शुरू किया सुनने के बाद आप जैसे लोगों को कि नहीं, हमारी अपनी भी बहुत गलती थी जिसकी वजह से बांग्लादेश हमसे अलग हुआ. तो और बहुत से लोग नाराज भी हो जाते हैं पाकिस्तान में मेरे साथ कि तुम इस तरह की बात करती हो और इंडियंस के साथ मिल गई, कभी कुछ. लेकिन हिस्ट्री तो सर अब काफी, आई होप कि जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी, हम तो बिगड़ चुके, अब हम ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन जरूर हिस्ट्री को सही पढ़ेगी और सही समझेगी. तो सर बांग्लादेश पे
आपकी तो गलती है ही है कि आप सच बोलती हैं, तो बहुत गलती करती हैं आप, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन सर ऐसे लोग हैं, और अब हमारे यहाँ बहुत से ऐसे लोग हैं, जैसे डॉक्टर परवेज हूद भाई, आप शायद जानते हो, हसन निसार साहब हैं, जो हमें सही बता रहे होते हैं। डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब हैं, तो वो हम उनसे अब, और आप जैसे लोगों से और सबसे हम सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि हम हिस्ट्री को सही पढ़ें। 71 में क्या हुआ था अब हमें समझ आ गया है, क्योंकि एक दिन पहले तक न्यूज़पेपर में आ रहा था कि सब कुछ ठीक चल रहा है, और एक दिन के बाद हथियार डाल दिए, ये भी अब हमें मालूम हो गया है। तो वो चीज़ अब उस तरह से नहीं हमें बता पा रहे जो पहले कहा जाता था। लेकिन सर बांग्लादेश पे अगर हम आए, तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो बांग्लादेश गए, तो वहाँ पे काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ उनके अगेंस्ट, और कुछ लोग नाराज हैं। 4 से 5 लोग शायद फायरिंग में या हंगामों में उनकी डेथ भी हुई है। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? ये रिएक्शन क्यों आया है? मुझे बड़ी खुशी है कि आपने इस बात की चर्चा की है। देखिए, बांग्लादेश बटा हुआ है, समाज सोसाइटी बटी हुई है। जमात इस्लामी का, और अभी भी बहुत लोग हैं बांग्लादेश में जिनका रुझाव पाकिस्तान की तरफ है, जो नहीं चाहते कि भारत के साथ दोस्ती हो। और आपको पता ही है कि 1975 में पूरे मुजीबुर रहमान साहब की परिवार को मारने की साजिश थी, तो सबको मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया सबका। और उसमें शेख हसीना और उनकी बहन बच गई, क्योंकि कोई बाहर थी, कोई किसी तरह बच गई। और उसके बाद जनरल इरशाद पावर में आ गए, और 30 साल तकरीबन ये चलता रहा कि जो इस्लाम पसंद पार्टीज थी, हालांकि बांग्लादेश एक सेकुलर स्टेट हुआ करता था, और वो सब बदल दिया गया, और बांग्लादेश को इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर कर दिया गया, सेकुलरिज्म हटा दिया गया। और उसके बाद शेख हसीना दोबारा दो पावर में आई, और 2008 या 9 के बाद वो पावर में है। तो ना केवल वो हुआ, पर यहाँ तक हो गया कि जो जनरल इरशाद थे, और उसके बाद दूसरे जो प्रेसिडेंट थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करके एक तरह से ये डिक्लेयर कर दिया कि जिन्होंने ये सब कुछ किया है उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई जाएगी, उनको इम्यूनिटी दे दी। आपने कत्ल किया बंगला बंधु का, आपने सारा कॉन्स्टिट्यूशन को अबॉर्ट किया, पर आपको इम्यूनिटी दी जाती है। तो वो सब बदल दिया गया शेख हसीना के द्वारा, और फिर ट्रिब्यूनल बैठे और सब कुछ। तो ये ऐसा फैक्ट है। अभी भी कितने परसेंट हैं जो कि पाकिस्तान की तरफ रुझाव है, या इस्लामिस्ट पार्टीज की तरफ रुझाव है, मैं नहीं जानता। अलग अलग आंकड़े हैं, कोई कहता है कि 20% है, कोई कहता है आधे हैं। और आधे लोग या एक सेक्शन है जो कि समझता है कि इंडिया के साथ बांग्लादेश के कल्चरल लिंक्स, हिस्टोरिकल लिंक्स, सिविलाइजेशनल लिंक्स बहुत अच्छे हैं। अगर आप कभी गई नहीं है, पर कभी जा पाए इंडिया में, और अगर आप वेस्ट बंगाल में जाएं और उसके बाद बांग्लादेश में जाएं, तो शायद ही आपको कोई फर्क नजर आएगा। वही वही लिबास, वही खाना पीना, वही संगीत, वही डांस, वही म्यूजिक। तो कितने ऐसे कल्चरल लिंक्स हैं। तो ये कारण है, बड़ा स्पष्ट है। अभी भी जो कुछ कुछ एलिमेंट्स हैं वो हिंदूज के खिलाफ हैं। और हकीकत ये है कि पिछले 30 साल से हर रोज तकरीबन 500 से 700 हिंदू परिवार, हिंदूज, फिगर्स में मेरी गलत हो सकती हैं, पर जो मैं मैसेज दे रहा हूं आपको वो गलत नहीं है। तो 500 से 700 हिंदूज बांग्लादेश छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि उन पे अटैक होते हैं। अब शेख हसीना की बहुत कोशिश है, जो जो राइट माइंडेड लोग हैं, क्योंकि सेकुलर स्टेट है, पर शेख हसीना को भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा कि उनका अब कॉन्स्टिट्यूशन में है कि द रिलीजन इज इस्लाम बट द स्टेट इज सेकुलर। अब ये भी एक कॉन्ट्रडिक्शन है, पर क्योंकि कुछ रियलिटीज हैं ग्राउंड की, कि वो अगर
ये कहती हैं कि नहीं, स्टेट रिलीजन इज नॉट इस्लाम, तो लोग खिलाफ हो जाते हैं। तो किसी भी राजनेता को, पॉलिटिशियन को एक बड़ा डेफ्टली, बड़ा ध्यान से करना पड़ता है। तो ये हकीकत है और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। बिल्कुल सर, जैसे आपने कहा कि बांग्लादेश जाएं, आपकी साइड पे जो बंगाल है वहां पे जाएं तो वो एक जैसा लगेगा, लेकिन बिल्कुल इसी तरह से सर अगर पाकिस्तान में भी जैसे आप रहे हैं तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो हिंदुस्तान में जबान बोली जाती है वही यहाँ पे बोली और समझी जाती है। और बहुत से टाइम ऐसा होता है कि बिकॉज मेरे तो पेरेंट्स भी इंडिया से थे, तो बहुत दफा ऐसा होता है कि जब हम डिबेट में जाते हैं तो कोई हिंदी वर्ड में बात करते हैं, या समटाइम्स मुझे इंडियन दोस्त कभी बात कर रहे हो फोन पे तो वो हिंदी में कुछ बोलेंगे और फिर ट्रांसलेट करेंगे, तो मैं कहती हूँ मुझे ट्रांसलेशन की जरूरत नहीं है, मुझे पता है आप क्या कह रहे हैं। तो वो तो है सर, एक जैसा हो जाता है कल्चर और सब कुछ। लेकिन ये कि टर्म्स हर एक से ही मेरा ख्याल है अच्छे होने चाहिए। लेकिन सर लास्ट में मैं आपसे मैं जी। एक चीज थोड़ा कमेंट करना चाहूंगा कि बहुत फर्क पड़ गया है, बहुत फर्क पड़ गया है, लहजे में फर्क पड़ गया है, बातचीत के तरीके से फर्क पड़ गया है आपकी। एक तरह से मेरी जो राय ये है कि हमको ये कहना कि हम लोग एक ही थे, ऐसा ये रिश्ता है, अब हमको छोड़ देना चाहिए। आपके 4 पीढ़ियां आपकी हो गई, 4 पीढ़ियां हमारी हो गई हैं, आप एक रास्ते पे हैं, हम लोग एक रास्ते पे हैं। बहुत फर्क पड़ गया। हमको वो फर्क रिकग्नाइज करते हुए, जैसे आपने कहा है कि दोस्त ना सही तो कम से कम ओपोनेंट्स तो ना रहे ना, कम से कम लड़ाई झगड़ा तो ना करें। ये कहें कि भाई साहब हमारी आपके से बात, आपसे हम नहीं मिलती जुलती है राय, यू आर डिफरेंट, वी आर डिफरेंट, लेट अस एग्री टू डिसएग्री, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। पर अगर आप कहें कि इफ यू डोंट एग्री आई विल किल यू, तो फिर थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। सर नेबर्स तो है ही ना, और नेबर्स तो हर तरह के होते हैं, तो साथ में अच्छे से रह भी सकते हैं अगर कोशिश करें तो। आई थिंक कोशिश करनी चाहिए। लेकिन सर साथ ही लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूंगी, पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी, मेरे हिसाब से पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी गलती की कि हर चीज में मजहब को लेकर आए, चाहे वो पॉलिटिक्स हो, चाहे वो किसी और कंट्री के साथ रिलेशन हो या कुछ भी। हमने हमारे यहाँ मजहब को बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया गया, बल्कि मिस यूज ऑफ रिलीजन किया गया। लेकिन अब भारत में भी इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं जब से नरेंद्र मोदी जी की गवर्नमेंट आई है कि हिंदू आता, आरएसएस, पता नहीं इस तरह का क्या कुछ के जी, वो भी पाकिस्तान का नारा लगा के या उसका हिंदुआता का नारा लगा के और गवर्नमेंट बनाई है। और तो क्या आपको लगता है कि थोड़ा सा ही सही, लेकिन इंडिया भी वही गलती करने जा रहा है जो पाकिस्तान कर चुका है और अभी तक भुगत रहा है? देखिए, हम थे और अभी भी सेकुलर स्टेट हैं, उसमें कोई शक नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा है। कोई भी देश परफेक्ट नहीं होता। और मैंने तो खुद कई बार कहा है कि हम परफेक्ट नहीं हैं और परफेक्शन से बहुत दूर हैं। तो मैं ये कहूंगा कि हर एक देश, और भारत बहुत बड़ा देश है, 135-36 करोड़ लोग हैं, 18 करोड़ मुसलमान हैं, 80 करोड़ हिंदू हैं, ईसाई हैं, सब हैं, सिख हैं। तो अ, ये एक, फिर भी अगर आप जब कभी इंडिया आएंगे तो ये देखेंगे कि खासतौर पे वर्क प्लेस में, अगर आप किसी कमरे में चले जाएंगे तो आप किसी भी रैंडमली या किसी कमरे में चले जाएं तो यूनाइटेड नेशंस लगता है। हर एक ऑफिस जहां 20 लोग बैठे होते हैं, और आप विश्वास माने कि किसी को एहसास, हाँ ऑफिस से बाहर एहसास होता है, रिलीजन्स के बीच में, अलग अलग धर्म के लोगों के बीच में शादी नहीं होगी, वो नहीं होगा, वो है। गांवों में अभी भी, टाउन ये है कि मैं उस खाना नहीं खाऊंगा, वो नहीं, वो है। पर शुरुआत जो होती है अब, तो वो धीरे धीरे बढ़ती है। तो अर्बन एरियाज में आपको खुद एहसास होगा कि कतई फर्क नहीं है, एहसास नहीं होता। पर ये जरूर है कि जहां भी कोई गलती होती है वहां कौन उठाता है। मैं कई बार, हमारे जो वेस्टर्न फ्रेंड्स हैं जिनका काम यही है कि अगर इंडिया अच्छा कर रहा है तो आंखें बंद हैं, अगर कोई गलत कर रहा है तो
वो झंडा लेके खड़े हो जाते हैं, तो उनको भी मैं यही कहता हूँ कि साहब जहाँ अगर कोई गलती है तो कौन आवाज उठाता है? आप लोग उठाते हैं कि हम उठाते हैं? हमारे इंडिपेंडेंस के बाद कितनी चैलेंजेस आई हैं हमको। जब भारत आजाद हुआ था, आप आजाद हुए थे, उस वक्त लोगों ने कहा था कि ये तो 10 साल में फ्रेगमेंट हो जाएगा इंडिया। आज हम मजबूत देश हैं। तो जो भी अगर शॉर्टकमिंग्स हैं और होती हैं, वो हम हमारे सिस्टम में हमारे लोग आवाज उठाएंगे, करेक्ट होगा। एक इन द लाइफ ऑफ अ नेशन there are going to be a few years don't matter, and but you look at the trajectory, you look at the graph, and I think with all our shortcomings we are on the right track. बिल्कुल ठीक। एंड आई होप सर के राइट ट्रैक पर ही रहें, और दोनों कंट्रीज जो हैं वो अपनी अपनी जगह अपने लोगों की वेलफेयर के लिए काम करें, और ये जो पैसे हम डिफेंस में लगाते हैं वही लोगों के ऊपर खर्च करें तो ज्यादा बेहतर होगा। थैंक यू सो मच सर कि आपने ज्वाइन किया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। आपसे बीजिए, एंड एज दे से इंशाल्लाह जो आप कह रही हैं वही हो। थैंक यू। इंशाल्लाह सर, थैंक यू। बाय बाय। बाय।